हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं हमारे सीटेट साइंस पेपर 2 के पेडोलॉजी के क्वेश्चंस। ज़्यादातर बच्चों को साइंस के अंदर जो दिक्कत आती है वो पेडोलॉजी के क्वेश्चंस में से आती है, इसलिए आज हम करेंगे बहुत सारे पेडोलॉजी के क्वेश्चन, जिससे आपके जो पेडोलॉजी के कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे और आपकी पेडोलॉजी की तैयारी होती चली जाएगी। क्योंकि बच्चों अब टाइम बहुत कम बचा है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही आपको एग्ज़ाम का आइडिया लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, अ जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडोलॉजी इन साइंस एंटेल्स। जो जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडोलॉजी होती है साइंस के अंदर, वो किस बात का व्याख्यान करती है, मतलब वो हमें क्या चीज़ बताती है कि हम वो पूरा हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए। अब जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज का बेटा मतलब क्या होता है? जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये होता है, जैसे कि आपने पहले देखा होगा, पहले एक वर्ड यूज़ किया जाता था स्पोर्ट्समैन, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं आजकल इस स्पोर्ट्समैन को हटाकर एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हमारा स्पोर्ट है वो सिर्फ मैन तक सीमित नहीं है, वो मैन के लिए भी है और वुमेन के लिए भी है। तो ऐसे केस में क्या है, मैन को भी हटा दिया, वुमेन को भी हटा दिया और एक वर्ड आ गया पर्सन, यानी कि स्पोर्ट पर्सन, जो दोनों को बताएगा, मैन को भी और वुमेन को भी। तो ये बात तो बिल्कुल बेटा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, एंगेजिंग स्टूडेंट इन एग्जामिनिंग स्टीरियोटाइप्स। आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को एंगेज करेंगे, उनसे कहेंगे कि देखिए कहीं पे भी स्कूल के अंदर या फिर आपकी क्लास के अंदर साइंस के दौरान किसी टाइप का कोई स्टीरियोटाइप तो नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि आपकी रूढ़िबंध तो नहीं हो रही। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। जेंडर बेस्ड ग्रुप, बेटा हम कभी भी जेंडर बेस्ड ग्रुप नहीं बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि ये काम सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ये काम हम सिर्फ बॉयज़ के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। नेक्स्ट है, यूजिंग डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट। ये कहते हैं डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, मतलब सामने वाले को देख के इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर हम जेंडर के कंसर्न में बात करें कि हम गर्ल्स को अलग इंस्ट्रक्शन देंगे और बॉयज़ को अलग इंस्ट्रक्शन देंगे, उनका जो असेसमेंट है वो अलग होगा, उनका असेसमेंट अलग होगा, नहीं। हम सभी बच्चों को, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज़ है, हम क्या करेंगे, उनको इक्वल इंस्ट्रक्शन देंगे और असेसमेंट भी उनका इक्वल बेसिस पे करेंगे। तो बेटा इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक लॉस। साइंटिफिक लॉस के रिगार्डिंग हमारी कौन सी बात बेटा बिल्कुल सही है? तो देखिए बेटा, जो साइंटिफिक लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, लॉज समझिए, लॉज क्या होते हैं बेटा, स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? स्टेटमेंट। अब ये कैसे स्टेटमेंट होते हैं बेटा? ये ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको आपका प्रूफ कर दिया जाता है, ठीक है। ये प्रूफ होते हैं स्टेटमेंट, करेक्ट। तो आपका क्या है, इन्होंने कहा है दे प्रोवाइड रीजनिंग फॉर फिजिकल फिनोमिनन। नहीं बेटा, ये फिजिकल फिनोमिनन के ऊपर नहीं देते, बल्कि क्या करता है, ये एक बात और याद रखिएगा, लॉ के रिगार्डिंग में रिलेशनशिप या फिर पैटर्न, ठीक है। ये दो वर्ड याद रखिएगा कि लॉ जब भी आए वर्ड, तो लॉ हमें क्या बताते हैं, हमारे को जो भी हमारे नेचर के अंदर चीज़ें हैं, जो भी फिनोमिनन्स हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप बताता है, पैटर्न बताता है, ठीक है। तो बेटा क्या है साइंटिफिक लॉ का मतलब है कि दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन। जो भी वो फिनोमिनन को ऑब्जर्व करता है उनके बीच का क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट साइंस एज इंक्वायरी। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ये बताता है कि साइंस क्या है, एक इंक्वायरी है, ठीक है, जांच पड़ताल की तरह है विज्ञान। तो बेटा, ऑब्जर्व द टाइप ऑफ वेनेशन इन वेरियस लीफ, क्लासीफाई द गिवन प्लांट्स इनटू हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज,
Explore factors which affect the rate of germination in gram seeds. List 5 uses of coconut tree. तो देखिए इंक्वायरी का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, जांच पड़ताल कर रहे हो। ठीक है, अब जांच पड़ताल आप कब करोगे बेटा, जब आप किसी चीज को क्या करोगे, एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, आप ऑब्जर्व करके नहीं करते, क्लासीफाई करके नहीं करते, लिस्ट करके नहीं करते। आप जांच पड़ताल कब करते हो, जब आप किसी चीज के बारे में एक्सप्लोर करोगे, तभी तो उसके बारे में जानोगे। जब तक आप उसको एक्सप्लोर नहीं करोगे तो उसे कैसे जानोगे। तो इसका बेटा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन सी बात बेटा बिल्कुल सही है। तो रिजल्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोसीजर, नहीं बेटा, बिल्कुल गलत बात है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका किसी भी कार्य को करने का प्रोसीजर बदल जाता है तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आपका फाइनल रिजल्ट है, वो भी बदल जाता है। ठीक है, सोशल कंटेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन इन एनी इन्वेस्टिगेशन। ये बात बिल्कुल बेटा सही बात कही गई है कि सोशल कंटेक्स्ट यानी कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारा उस एक्सपेरिमेंट, देखिए हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और हम क्या चीज़ ध्यान में रखते हुए करते हैं, जो भी हमारा सोशल एनवायरनमेंट होता है, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो जो सोशल कंटेक्स्ट होता है वो हमारे किसी भी इन्वेस्टिगेशन पे इन्फ्लुएंस डालता है। नेक्स्ट है, डाटा एंड एविडेंसेस आर सेम। डाटा एंड एविडेंस सेम होता है, नहीं बेटा। डाटा क्या होता है, हमारा रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, कच्ची इन्फॉर्मेशन होती है। जबकि जो एविडेंस होता है ये क्या होता है, ये हमने कोई चीज़ ऑब्जर्व करने के बाद उसको प्रूफ किया होता है, हमारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है एविडेंस। ठीक है, देयर इज़ नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड, बिल्कुल सही बात है बेटा। इस दुनिया में कोई यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड नहीं होता। तो इसका बेटा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चन इन साइंस क्लासरूम कैन बी। जब हम अपने क्लासरूम के अंदर डाइवर्जेंट क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसका क्या पर्पस होता है। तो बेटा उसका पर्पस होता है, सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके अंदर क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चा अपना एक्सपेरिमेंट करके, चीज़ों को प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके या प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके उसके बारे में इंक्वायरी करे, उसके बारे में क्वेश्चनिंग करे, उसके बारे में सोच सके। ठीक है, टू डिस्टेंस बिटवीन स्टूडेंट, नहीं बेटा, हमें भेदभाव नहीं करना स्टूडेंट्स के बीच में। टू डेवलप कम्युनिकेशन, हाँ कम्युनिकेशन मतलब हम क्या चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में क्या हो, वार्ता बढ़े, जिससे क्या हो, उनको अलग अलग पर्सपेक्टिव मिल सके। आइडेंटिफाई द गिफ्टेड स्टूडेंट, नहीं बेटा, गिफ्टेड स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं करते। टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट कंसेप्शन, बिल्कुल सही बात है। देखिए 2 पॉइंट रिलेटेड है। हम क्या कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन बढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर, सो दैट क्या हो कि किसी भी स्टूडेंट का ऑल्टरनेट कंसेप्शन कुछ है या वो किसी बात को लेके कुछ और सोचते हैं, उनकी कुछ अलग थिंकिंग है, तो हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, और क्या कर सके, हम विज्ञान में व्यक्ति निष्ठा को स्वीकारने का, यानी कि हम जो सब्जेक्टिविटी है साइंस के अंदर, यानी कि आपके ऐसा तो है नहीं ना कि साइंस आपका लिमिटेड है, साइंस बहुत ब्रॉड है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसलिए हम क्या कर सकें, उसको अप्रिशिएट कर सकें। तो आपका ये ऑप्शन भी बेटा सही है, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कशन ऑन सोशियो साइंटिफिक इश्यूज इन क्लास हेल्प्स इन। जब अगर हम अपनी क्लास के अंदर किसी सोशियो साइंटिफिक इशू के बारे में डिस्कशन करती हैं तो वो क्या करता है। तो बेटा पहले ये समझिए सोशियो साइंटिफिक इश्यूज होते क्या हैं। सोशियो साइंटिफिक इश्यूज ऐसे इश्यूज होते हैं जो हमारी सोसाइटी प्लस साइंस, इनसे मिलकर बने होते हैं। मतलब कहने का क्या है कि एक ऐसे इश्यूज जिसमें हम साइंस का इन्वॉल्व करके सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर साइंस की वजह से आपकी जो सोसाइटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इस तरह की प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, सोशल साइंटिफिक इश्यूज। तो जब हम इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं तो बेसिकली बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के अंदर एक तो आर्ग्यूमेंटिव स्किल बढ़ा रहे हैं, दूसरा क्या है कि जो बच्चों के मल्टीपल पर्सपेक्टिव हैं उस इशू को लेकर उन्हें डेवलप कर रहे हैं। अब कोई कहता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम
पेड़ नहीं उगाएंगे तो बारिश नहीं होगी, या कोई कह सकता है पेड़ नहीं उगाएंगे तो हमें लकड़ी नहीं मिलेगी, लकड़ी नहीं मिलेगी तो घर नहीं बनेगा, फर्नीचर नहीं बनेगा। मतलब एक इशू को लेके मल्टीपल आपके पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। और क्या है, एंकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटीज, और इससे क्या करते हैं, जो सिटीजन की साइंस एक्टिविटीज़ है उसको बढ़ावा मिलता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी साइंस की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं। कब, जब हम साइंटिफिक इश्यूज़ के बारे में जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है हम उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अप्रिशिएटिंग द रोल ऑफ सोसाइटी इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, देखिए यहाँ पे इशू के बारे में कोई बात नहीं की गई, वैसे सही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारा सोशो साइंटिफिक इशूज से रिलेटेड बात है तो यहाँ पे कोई बात नहीं की गई, इसलिए ये पॉइंट हमारा नहीं लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑल्टरनेट कंसेप्शन इन साइंस। ये कहते हैं इनमें से कौन सा फीचर नहीं है किसका, ऑल्टरनेट कंसेप्शन का साइंस में। ऑल्टरनेट कंसेप्शन का मतलब क्या होता है कि हमारी धारणाएं, ठीक है, आज मान लीजिए मैं कहती हूँ, मैं किसी बात को मानती हूँ कि ऐसा है, हो सकता है कि कल को कोई और पर्सन आके बोले कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा भी है, तो ऑल्टरनेट कंसेप्शंस हो गए, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या है कि कौन सा फीचर नहीं है ऑल्टरनेट कंसेप्शन का, तो आइडियाज डू नॉट डेमोस्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग। ये जो ऑल्टरनेट कंसेप्शन होते हैं ये आपका क्या करते हैं, डेमोस्ट्रेट नहीं करते कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग को, विचार, कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है। कंसेप्शन हमारा ऑल्टरनेट है लेकिन उसका कोई कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लास 7 टीचर प्लान्स टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट कंसेप्शन। अब एक क्लास 7 की टीचर है, वो प्लान करती है कि जो उसके स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके ऑल्टरनेट कंसेप्शन को आइडेंटिफाई करना है। टॉपिक कौन सा होगा, एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि प्लांट्स और एनिमल में एडेप्टेशन के बारे में बच्चों की, जो क्लास में बच्चे हैं उनकी क्या क्या धारणाएं हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्ट्रेटजीज इज बेस्ट सूटेड फॉर दिस एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी के लिए क्या है, बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है, बेस्ट सूटेड एक्टिविटी कौन सी है। तो देखिए इसमें हमें बहुत सारे देखिए बेटा तरीके दे रखे हैं, करेक्ट। तो इसमें बेटा जो सबसे अच्छा होगा, इसमें मेथड होगा डायग्नोस्टिक क्वेश्चनिंग। इसमें हम बच्चों से क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, उनके क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, या हम उनकी डीपर नॉलेज जानने के लिए इंटरव्यू कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग्स करवा सकते हैं। उन ड्राइंग्स के माध्यम से हम जान सकते हैं कि बच्चा उस टॉपिक को लेके क्या सोचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप करने के लिए इनमें से कौन सी एक्टिविटी बेटा सबसे अच्छी है। तो बेटा इसमें सबसे अच्छी एक्टिविटी है कि स्टूडेंट्स को कहा जाए कि आप क्या कीजिए कि प्लेन मिरर क्या कीजिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजर कीजिए वेरियस केसेस के लिए जब आपका प्लेन मिरर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है। यानी आप क्या कर रहे हैं, बच्चे से क्या है कि आप खुद से एंगल्स को मेजर कीजिए, ठीक है, उससे आप क्या करेंगे, आप कंक्लूजन पे पहुंचेंगे जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ हाइपोथेसिस स्किल। इनमें से कौन सा हमारा हाइपोथेसिस स्किल को इंडिकेट नहीं करता। तो बेटा हाइपोथेसिस स्किल, ठीक है, हाइपोथेसिस स्किल में क्या होता है, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो हाइपोथेसिस में क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं जो हमें इंक्वायरी में मदद करता है। हम जो हमने ऑब्जर्वेशन की या फिर कोई रिलेशनशिप हमने बनाया उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं प्रिंसिपल के टर्म में। अगर हमारा कोई वेरिएबल है एक्सपेरिमेंट्स के अंदर उसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें हम जो काम नहीं करते बेटा, यूजिंग द सेंसेस टू गैदर इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए हमारे सेंसेस का यूज़ नहीं करते, बल्कि जो हमारे प्रैक्टिकल अप्रोच होता है हम वो लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द स्टूडेंट
द कंसेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल पे हमारे को केमिकल रिएक्शन का कंसेप्ट बताना है बच्चों को। तो इसमें से सबसे अच्छा तरीका बेटा कौन सा है? तो सबसे अच्छा तरीका बेटा है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वैलेंस। देखिए, जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट बहुत बात का कंसेप्ट है, इम्पॉर्टेंट है बट बात का है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, ये भी ठीक है बट इट विल, ये बेसिक नहीं है। अभी हमें इंट्रोड्यूस करना है कंसेप्ट को। तो जब हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो हम हमेशा याद रखिएगा, हम चीज़ों को अपनी रियल लाइफ से जोड़ के देखते हैं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे केमिकल रिएक्शंस में जो स्टूडेंट ने अपने आसपास अपनी लाइफ में देखी है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक डेफिशिएंसी डिजीज एट अपर प्राइमरी लेवल। अब इन्होंने कहा है कि हमारे को बच्चों को डेफिशिएंसी डिजीज टॉपिक को पढ़ाना है, इनमें से सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी कौन सी है? तो बेटा हम क्या करेंगे, डिजीज की डेफिशिएंसी को पढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एक डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होगा जिसके अंदर डिजीज की डेफिशिएंसी के बारे में बताया होगा, उसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। तो बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब हम पैथोलॉजी की बात करते हैं तो पैथोलॉजी में आपके ऑप्शन सारे सही हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी के ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन सारे सही हो सकते हैं या एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं, बट हमारे को जो उसका बेस्ट ऑप्शन है उसे निकालना होता है। करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट साइंस प्रमोट स्पेक्टरिज्म। देखिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि संदेहवाद को बढ़ावा देता है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है? तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा कौन देता है? ये साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ ए क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल एविडेंस। जितने भी हमारे एविडेंसेस होते हैं, एम्पेरिकल एविडेंसेस होते हैं, यानी कि जो हमने सोचे होती हैं, देखे होते हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं साइंटिस्ट, उसकी जो वैलिडिटी होती है उसको जज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल विद रिस्पेक्ट टू कैरिंग आउट ऑफ ए क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन बाय ए टीचर। एक टीचर है, उसे क्या करना है, क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन देना है। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो उसको नहीं करनी चाहिए? तो बेटा उसे क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, उसे emphasize beforehand the linkages that students are required to make। उसे पहले की पहले स्टूडेंट्स को जो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, वो पहले ही नहीं बतानी देनी चाहिए, बल्कि बच्चों को समय देना चाहिए कि वो चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने के बाद खुद से उस चीज़ों को समझें, रिलेशनशिप बनाए, उस चीज़ को समझ पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर while teaching the chapter body movements to class 6। एक टीचर बच्चों को बॉडी मूवमेंट्स चैप्टर पढ़ाते हुए क्लास 6 के स्टूडेंट को कुछ इमेजेस दिखाती है, अ सेलिंग बोट, स्विमिंग फिश एंड अ फ्लाइंग एरोप्लेन। फिर उसके बाद वो स्टूडेंट से पूछती है कि टू रिफ्लेक्ट ऑन द शेप्स ऑफ इमेजेस एंड द मैनर्स ऑफ मूवमेंट, कि उनकी शेप्स और उनके मूवमेंट के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी एम्प्लॉयड बाय द स्टूडेंट इन आंसरिंग। तो इस एक्टिविटी के अंदर बच्चा क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है? तो बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो क्या कर रहा है, एक तो ऑब्जर्व कर रहा है, भाई उसको शेप देखनी है मैं, और उसके बाद क्या कर रहा है, वो इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि वो जनरलाइजेशन कर रहा है कि इसका ऐसा होता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सुटेबल रीजन बिहाइंड न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन बीइंग रिगार्डेड एज एन एक्सीलेंट थ्योरी। ये कहते हैं न्यूटन की थ्योरी को ग्रेविटेशन की बेस्ट एक्सीलेंट थ्योरी माना जाता है। उसका कारण क्या हो सकता है? बेटा उसका कारण क्या होता है, जो न्यूटन थे उन्होंने क्या किया था कि बहुत कम एजम्पशंस के साथ बहुत सारी उन्होंने ऑब्जर्वेशंस बता दी थी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। Next, identify the correct statement. A fact is an observation that has repeatedly been found to be true over time। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट हमारा एक ऑब्जर्वेशन होता है जिसको हम जब बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो हमारा हमेशा एक क्या होता है, ट्रू मिलता है। Law is a theory that has repeatedly been found to be true over time। देखिए बेटा, law is not a theory, law is a statement,
ठीक है। और लो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हमें किसके बारे में बताता है, रिलेशनशिप के बारे में बताता है, ठीक है, जो हमारे नेचर में होता है। तो स्टेटमेंट बी गलत है, स्टेटमेंट ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट करिकुलर प्रैक्टिस करंटली बीइंग फॉलोड इन द स्कूल। स्कूल में जो अभी करिकुलम चल रहा है इनमें से उसके बारे में कही गई कौन सी बात बेटा सही है। तो ये आप सभी को पता है, बता सकते हैं कि आजकल जो करिकुलम चल रहा है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक साइंस के तौर पे पढ़ाई जाती है, और प्राइमरी क्लास में साइंस और सोशल साइंस ईवीएस के तौर पे पढ़ाई जाती है। Which of the following cannot be considered as a valid reason for including socio-scientific issues in the school curricula? ये कहते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको ये वैलिड रीज़न नहीं मानते सोशो साइंटिफिक इशू को इंक्लूड करने का। ठीक है, तो बेटा देखिए, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम सोशो साइंटिफिक इश्यूज जब करते हैं डिस्कस, तो क्या होता है, बच्चों के अंदर आर्गुमेंटेशन स्किल बढ़ती है, ठीक है, कैपेसिटी बढ़ती है कि वो एविडेंस के बेसिस पर रीजनिंग दे सकें, साइंस को एक अप्रिशिएट कर सकें। अगर कोई चीज़ नहीं कंसिडर होती, वो क्या है कि नेचर ऑफ साइंस, हम इसमें साइंस के नेचर के बारे में नहीं बात करते, हम इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑर्डिनरली नॉट इम्प्लाइड इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी के बारे में इसमें से कौन सी चीज़ नहीं है। तो कंटेंट इज अपडेटेड, कंटेंट्स concepts are accurately represented, concepts are trivialized for some learner। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं, हमें कंसेप्ट को ट्रिविलाइज नहीं करना, हमें सब बच्चों के हिसाब, ऐसा नहीं है कि किसी लर्नर के लिए हम क्या करेंगे कि कंटेंट कुछ और कर देंगे, किसी और के लिए कुछ और कर देंगे कंसेप्ट। हमें सब बच्चों को एक साथ लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर टीचिंग द चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म इन क्लास 7 अ टीचर परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्टिविटी विद द स्टूडेंट। दे टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड फिल 3/4 of each with water. The test tubes are labeled A, B and C. They put in a snail in test tube A में उसने स्नेल डाला, टेस्ट ट्यूब बी में पानी डाला, और टेस्ट ट्यूब सी में उसने दोनों चीज़ें डाली। टीचर ने फिर स्टूडेंट को पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा किस टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा होगी। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से टीचर बच्चों से क्या करवा रहा है, तो बेटा इस एक्टिविटी के माध्यम से बच्चा क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा किस में ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटीज सजेस्टेड एज अ पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड लर्निंग इन टेक्स्ट बुक। देखिए, एक्सटेंडेड लर्निंग क्या होती है, एक्सटेंडेड लर्निंग जो होती है वो होती है कि हम जो हमारे स्कूल की टेक्स्ट बुक्स होती हैं उससे अलग हम अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए उस बुक्स को पढ़ते हैं, ठीक है, उसका हमारे करिकुलम से कोई लेना नहीं होता, लेकिन वो हम अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो बेटा ये हमारे स्टूडेंट की इवैल्यूएशन का पार्ट नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट सुटेबल रैशनल फॉर टीम टीचिंग। टीम टीचिंग के लिए कौन सी बात इसमें से बिल्कुल सही मानी जा सकती है। It is effective strategy for large size classes. It makes the assessment easier. It helpful in increasing student participation. It benefits a student with diverse expertise. तो बेटा इसमें जो टीम टीचिंग का सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन है वो ये है कि टीम टीचिंग की वजह से क्या होता है, बच्चों को जो डाइवर्स एक्सपर्टीज होते हैं, यानी कि जो अलग अलग टीचर्स होते हैं उनकी जो एक्सपर्टीज होती हैं उसका बेनिफिट मिलता है। Next, which of the following would be the most suitable activity to introduce the concept of image formation in spherical mirror in class 7 student? जो class 7 student हैं उनको हमें image information formation का concept पढ़ाना है। तो इसके लिए बेस्ट एक्टिविटी क्या होती है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन आ जाए और उसको पढ़ाने की बात आ जाए तो आप हमेशा क्या करोगे, स्टील की स्पून का यूज़ करोगे, ठीक है। तो बेटा ऑप्शन नंबर 4। Next है, which of the following is not implied by the statement good science education is true to the child, true to the life, true to the discipline। इनमें से कौन सी बात है जो इस स्टेटमेंट में नहीं कही गई, ठीक है।
तो देखिए क्या है, साइंस एजुकेशन हेल्प करता है स्टूडेंट को कि वो जो प्रोसेस है साइंस उसे एक्वायर करे। बिल्कुल सही बात है। इस साइंस एजुकेशन ट्रेन स्टूडेंट, देखिए साइंस एजुकेशन कभी भी स्टूडेंट को क्लास में डिसिप्लिन होना नहीं सिखाता, ठीक है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसके हमारे मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका बेटा इसमें से मल्टीपल आंसर्स किसके हो सकते हैं? वाई वुड what would happen if human could digest cellulose? आपको पता है ह्यूमन बींग सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने सेलुलोज डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। आप देखिए ऐसे क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी है आंसर्स की वो बढ़ जाती है, हर बच्चे का अलग आंसर्स हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अबाउट साइंटिफिक एंटरप्राइजेस। हमें बताना है कि साइंटिफिक एंटरप्राइज को लेके कौन सी बात बिल्कुल सही है। साइंटिस्ट मेक पब्लिक द अंडरस्टैंडिंग थ्रो केयरफुली रिटन पेपर्स डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट। देखिए कहते हैं साइंटिस्ट अपनी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उन्हें रिपोर्ट्स वगैरह के थ्रू क्या करते हैं, पब्लिक करते हैं, ओके। मोस्ट साइंटिस्ट आर मैन बिकॉज मेल्स आर बेटर एट साइंटिफिक थिंकिंग, ये बात तो बिल्कुल गलत है। साइंस इज नॉट अ क्रिएटिव फील्ड, बेटा क्रिएटिव नहीं होगी तो आप चीज़ों को कैसे पता कर पाओगे। मोस्ट चेरिस्ड आइडियाज कैन बी डिसअप्रूव फॉल्सिफाइड एंड मॉडिफाइड। तो बेटा ए और डी स्टेटमेंट जो हैं सही हैं। जो स्टेटमेंट इन्होंने ये कहा है कि मैन होते हैं ये भी गलत है, और ये कहा है क्रिएटिव फील्ड नहीं होती, बेटा क्रिएटिव नहीं होगी तो आप नई नई आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या फिर नई नई फाइंडिंग्स हैं वो कैसे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंस टेक्स्ट बुक्स ऑफन हैव कलर्ड बॉक्सेस विद इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ पास्ट। जो साइंस टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर कलर बॉक्सेस करे हैं जिसमें हमारे पास्ट की स्टोरीज हैं। ऐसी स्टोरी जो है वो आपकी एलेक्स सेंट मार्टिन की वो है, ठीक है। तो ये कहते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग लर्निंग दैट आर फुलफिल्ड बाय। ये कहते हैं जो इस तरीके से जो स्टोरीज बताई जाती हैं बुक्स के अंदर कलर बॉक्सेस के अंदर, तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है। तो बेटा इसका पर्पस क्या है कि जब भी स्टोरी इंक्लूड की जाती है कि इसका पर्पस रहता है कि बच्चों को एक तो उसकी हिस्ट्री पता चले, हमारे जो साइंस है उसके नेचर के बारे में समझ आए, ठीक है। किस तरीके से इंसिडेंट जो होते हैं वो डिस्कवरीज में तब्दील हो जाते हैं, ये बर्डन कम करने के लिए नहीं की जाती कभी भी, ठीक है। ये याद रखिएगा, बर्डन करने के लिए, फन एक्टिविटीज़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए नहीं की जाती। नेक्स्ट है, इफ अ टीचर begins with a discussion on physical properties of metals and non-metals followed by chemical properties and arrange lab activities to demonstrate the reaction of few metals with dilute acid, the approach to sequencing of teaching learning activity will be। अभी ये जो अप्रोच बताया है कि पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज बताई, फिर लैब एक्टिविटी करवाई डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो ये किसका होता है बेटा, दिस इज इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। कौन सा अप्रोच होता है, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच।